जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हमारी मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है, जिसके तहत कल हम लोगों ने मुगल वंश को शुरू कर दिया था। कल के वीडियो में हम लोगों ने मुगल वंश की स्थापना और उसके पहले शासक बाबर के बारे में विस्तृत तौर पर समझने का प्रयास किया था। उम्मीद है जो पुराने स्टूडेंट्स हैं आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा, और जो नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज एक बार इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप लोग जाकर देख लें। आज के वीडियो में हम लोग मुगल वंश के दूसरे शासक अर्थात हुमायूं के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें इसकी देखेंगे, इसने क्या क्या बदलाव किए, कितने युद्ध इसने लड़े, और इसके साथ शुरुआत में कौन कौन सी असुविधाएं आई, इसने कौन से संघर्ष शुरुआत में किए, क्या क्या बदलाव किए, सारी चीजों को हम लोग डीपली समझेंगे। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन हिंदी माध्यम से कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, खास करके यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। बात करेंगे हम लोग हुमायूं के बारे में। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे हुमायूं को, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ बाबर का पुत्र था। तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश की स्थापना 1526 में होती है। पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करता है बाबर पानीपत में। कब? 1526 में। तो दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से खत्म हो जाता है और दिल्ली पर एक नया राजवंश आ जाता है, जिसका नाम पड़ता है मुगल वंश। मुगल कौन थे, उनका संबंध किन वंशों से था? जैसे वो मंगोलों से भी संबंध रखते थे और वो लोग तुर्कों से भी संबंध रखते थे। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए आप लोग कल वाला वीडियो जरूर देख लें, ठीक। तो चलिए इस पर आते हैं। हुमायूं बाबर का पुत्र था और यह 1530 में शासक बनता है, 1540 तक रहता है, फिर 1555 से 1556 तक। इसके कालखंड को हम लोगों ने दो भागों में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि डियर ऐसा है कि 1530 में यह शासक बनता है, सत्ता को संभालता है, दिल्ली में यह शासन स्थापित करता है किसका? मुगल वंश का, बाबर के बाद। तो यह जब मुगल वंश को लेकर आगे चल रहा होता है तो 1539 में क्या होता है कि चौसा का युद्ध हो जाता है। किससे? शेरशाह सूरी से। तो शेरशाह सूरी इसे चौसा के युद्ध में 1539 में पराजित कर देता है। इस वजह से यह दिल्ली को छोड़कर भाग जाता है। आगे चलकर 1555 में उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, शेरशाह सूरी की। तो यह फिर से दिल्ली में आता है और सभी राज्यों को धीरे धीरे जीतना प्रारंभ करता है। तो 1555 में यह फिर से दिल्ली को क्या करता है? अपने कब्जे में लेता है और 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से इसे हम लोग दो कालखंडों में बांटेंगे। 1540 से लेकर 1555 के बीच का जो टाइम पीरियड है वह शेरशाह सूरी का है। कल के वीडियो में हम लोग उसे डीपली समझेंगे, ठीक। तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, हुमायूं पर आएंगे। आप लोग ये समझ गए कि इसके कालखंडों को दो भागों में क्यों बांटा गया। इसके नाम पर आए तो इसका पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। देखिए कई बार सभी बादशाहों का नाम पूछा जाएगा। मैं बादशाह क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप लोगों को जब मैंने दिल्ली सल्तनत पढ़ाया था तो उसमें जितने भी शासक आए वे अपने आप को सुल्तान के नाम से सुशोभित करते थे। खलीफा से वो लोग अपने आप को सुल्तान की उपाधि प्राप्त करते थे। लेकिन जैसे ही बाबर यहाँ पर आता है, मुगल वंश की स्थापना करता है, तो वह इस पैटर्न को चेंज कर देता है। सुल्तान की जगह शासक को बादशाह कहा जाने लगा। आगे चलकर मुगल वंश के कुछ जो शासक आएंगे वे अपने आप को सम्राट भी कहते हैं। लेकिन 1857 की जब क्रांति होती है तो उसमें जब बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु होती है तो उसके बाद से इनकी गरिमा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। किसकी? एक तरह से जैसे कल के वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि मुगल वंश का सबसे प्रतापी शासक जो अंतिम रहा वह कौन था? औरंगजेब था, ठीक है। तो औरंगजेब तक के काल को हम लोग इसके तहत पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की है, जो लोग नए हैं ध्यान से समझेंगे। और उसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसे उत्तर मुगल काल के तहत हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक। आइए समझते हैं। तो इसके नाम को लेकर कई बार पूछा जाता है। इसी के नहीं, जितने भी बादशाह आए हैं। इसका पिता बाबर था, आप सबको पता है। इसकी माता का नाम याद रखेंगे, माहम बेगम था। माहम अनगा नहीं था। माहम अनगा कौन थी? तो वह अकबर के टाइम पीरियड में आई थी जब पेटीकोट शासन चल रहा था। बहुत ही डीपली हम लोग उसे भी समझेंगे, ठीक। तो इसकी माता का नाम माहम बेगम था। इसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। किसका? तो हुमायूं का, ठीक। बाबर का यह पुत्र था। इसका राज्याभिषेक होता है 30 दिसंबर 1530 को आगरा में। जन्म इसका 1508 में काबुल में होता है। लेकिन जब 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इसे आगरा में
बादशाह के उपाधि के तहत गद्दी पर बिठाया जाता है। ठीक, देखिए इसके 3 भाई और 1 बहन थी। कई बार आप लोगों से पूछा जाता है, गुलबदन बेगम बानो इसकी बहन थी। ये वही गुलबदन बेगम है या फिर गुलबदन बानो है जिसने हुमायूं के जीवन कथा के बारे में हुमायूंनामा की रचना की है। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। ठीक, इसका एक भाई था कामरान और कामरान की माता का नाम गुलरुख बेगम था। अस्करी की माता का नाम गुलरुख बेगम ही था। देखिए कामरान और अस्करी ये दोनों सगे भाई थे। आपको यहां से पता चलेगा कि बाबर की कितनी शादियां हुई थी। ठीक है, तो गुलबदन बेगम बानो बाबर की पुत्री थी अर्थात हुमायूं की बहन थी, और कामरान भी उसका पुत्र था, बाबर का भाई था, और कामरान की माता का नाम गुलरुख बेगम था। अस्करी भी गुलरुख बेगम का ही पुत्र था, लेकिन जो हिंदाल था वह दिलदार बेगम का पुत्र था। और हुमायूं के बारे में अगर बात करें तो हुमायूं माहम बेगम का पुत्र था। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि बाबर ने कुल कितनी शादियां की थी। 4 भाई 1 बहन थे, लेकिन सब अलग अलग माताओं से क्या हुए थे, इनका जन्म हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है जब यह शासक बनता है, तो मैंने आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में ही कि जब बाबर जीवित था तो उसने अपने जीवन काल के समय ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और हुमायूं को एक जिम्मेदारी दी कि जब तुम शासक बनोगे तो अपने सभी भाइयों में मेरे पूरे राज्य क्षेत्र को जहां तक मेरा शासन है आप बांट देना। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपने भाइयों में पूरी तरह से अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया। इतिहासकार इसके द्वारा किए गए कार्यों को ये पहली गलती के रूप में लेते हैं। अगर यह अपने भाइयों में अपने साम्राज्य को ना बांटता, अकेले ही शासन करता, तो कहीं ना कहीं इसकी स्थिति और अच्छी और सुदृढ़ रहती जैसे कि इसकी हुई थी बाद में। ठीक है, तो यह साम्राज्य का विभाजन करता है। कामरान को काबुल तथा कांधार का क्षेत्र देता है, अस्करी को संभल का क्षेत्र देता है, हिंदाल को मेवात का क्षेत्र देता है, और एक और नाम यहां आपको मिलेगा सुलेमान मिर्जा। यह इसका चचेरा भाई था, इसे इसने बदख्शा का क्या दिया, साम्राज्य दिया। तो इस तरह से अपने भाइयों में इसने पूरे साम्राज्य को डिवाइड कर दिया और अपने पास केवल दिल्ली और आगरा का क्षेत्राधिकार रखता है बस। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि हुमायूं के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध, ध्यान से देखेंगे, समझिएगा। पहला युद्ध यहां कहां लड़ता है, तो कालिंजर पर यहां आक्रमण करता है 1531 में। कालिंजर का शासक कौन था, तो प्रताप रुद्र देव था। प्रताप रुद्र देव कौन था, तो यह अफगानों का मित्र था। देखिए कल के वीडियो में भी आप लोगों ने समझा होगा कि बाबर जब आया था तो मुगलों की जो सबसे ज्यादा शत्रुता थी वह अफगानों को लेकर थी। क्यों, क्योंकि अफगान शासक ही था इब्राहिम लोदी, जिसकी मृत्यु कहां पर हुई थी, तो युद्ध क्षेत्र में ही हुई थी। बाबर ने उसे मार दिया था तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करके, तोप के माध्यम से सिर्फ 12,000 सैनिकों के साथ चलकर वह इब्राहिम लोदी के 1 लाख सैनिकों को पराजित कर दिया था। ठीक, तो अफगानों का यह मित्र था कौन, प्रताप रुद्र देव, और जो मुगल वंश के शासक थे उनसे हमेशा से यह जलता रहा, उनके विरुद्ध रहा। इस वजह से मुगल वंश के शासक हुमायूं ने कालिंजर पर अटैक किया 1531 में और उसे पराजित कर दिया। देखिए यहां पर भी यह एक मिस्टेक कर रहा है, क्या कि यह इसे पराजित करके इस पर अपना अधिकार नहीं जमाता है, यह इससे युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति और संपत्तियां लेकर इससे संधि कर लेता है। तो इतिहासकार हुमायूं के द्वारा की गई दूसरी गलती के रूप में प्रताप रुद्र देव के साथ की गई संधि को देखते हैं। तो इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर दोहरिया का युद्ध होता है 1532 ईस्वी में। दोहरिया का युद्ध किससे हुआ, तो महमूद लोदी से। यह भी एक अफगान था। ठीक है, क्या हुआ कि महमूद लोदी पूरे अवध के क्षेत्र पर अधिकार करने की कोशिश कर रहा था। जब हुमायूं को इसके बारे में पता लगा तो हुमायूं इसके खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। कहां पर, दोहरिया नामक क्षेत्र में युद्ध होता है 1532 में, और उसमें महमूद लोदी पराजित हो जाता है। महमूद लोदी कौन था, तो वह इब्राहिम लोदी का ही वंशज था अर्थात अफगान था। ठीक है, दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी की सहायता कर रहा था शेर खान। शेर खान कौन है, यही शेर खान जो आगे चलकर शेर शाह सूरी के नाम से जाना गया। इसका नाम वास्तविक तौर पर शेर खान भी नहीं था। क्या था, इसका इतिहास क्या था, कैसे यहाँ आया, कल के वीडियो में हम लोग स्पेशली इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि शेर खान पहली बार इसके सामने कब आता है, तो दोहरिया के युद्ध में, लेकिन अपनी जान बचाकर भाग जाता है जब महमूद लोदी को यहां पराजित कर देता है। ठीक, फिर होता है चुनारगढ़ का घेराव। देखिए ये भी एक इसकी मिस्टेक होती है। कैसे, 1532 में यह
चुनार आप लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के साइड में ही पड़ता है चुनार, ठीक। वहां के किले पर यह घेराव कर देता है और वहां कौन रह रहा होता है? शेर खान, क्योंकि शेर खान ने दोहरिया के युद्ध में उसकी सहायता की थी, किसकी? मोहम्मद लोदी की। तो जब शेर खान उस किले में रहता है तो उस किले का यह घेराव कर देता है। ऐसा कहा जाता है कि शेर खान और इसके मध्य युद्ध नहीं होता है, शेर खान आत्मसमर्पण कर देता है और इससे संधि कर लेता है। देखिए अब यहां पर भी शेर खान ही संधि ही कर रहा है। अगर कहीं ना कहीं दोहरिया का युद्ध, कलिंजर का युद्ध और चुनार का जो घेराव था, इन तीनों पर उसको विजय प्राप्त हुई थी, लेकिन संधि ना करके अगर इन तीनों पर वह अपना अधिकार जमा लेता, सत्तासीन हो जाता, तो ये शेर खान आगे चलकर इसे पराजित ना करता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर खान संधि कर लेता है और अपने पुत्र, शेर खान का एक पुत्र था कुतुब खां, कुतुब खां को हुमायूं के सेवा में एक सेना की टुकड़ी देकर भेज देता है। ठीक, आगे चल के क्या होता है? मंदसौर का युद्ध 1535 ईस्वी में। अब यहां समझेंगे, गुजरात के शासक बहादुर शाह से आप लोगों ने चित्तौड़ की रानी कर्णवती के बारे में सुना होगा। क्या हुआ था कि चित्तौड़ की रानी कर्णवती पर बहादुर शाह अटैक करने जा रहा था, तो कर्णवती ने हुमायूं को क्या किया? एक पत्र भेजा और उसके साथ राखी भेजा और उसे भाई की पदवी दी। और कर्णवती ने बोला कि भाई मेरी मदद करो, अर्थात हुमायूं से उसने मदद मांगी कि बहादुर शाह हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, आप मेरी मदद करिए। लेकिन किताबों में ऐसा लिखा गया है कि बहादुर शाह भी हुमायूं के पास पत्र भेज देता है कि आप हमारी मदद करिए, क्योंकि ये जो मैं युद्ध कर्णवती के खिलाफ लड़ रहा हूं चित्तौड़ में, यह जिहाद का युद्ध है। जिहाद का मतलब क्या है? कल के वीडियो में आप लोगों ने समझा था। जैसे खानवा के युद्ध में और घाघरा के युद्ध में किसने किया था? बाबर ने। जिहाद का मतलब क्या था? तो जिहाद का मतलब है इस्लाम की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध। तो बहादुर शाह ने क्या किया कि उसने, जैसे कर्णवती का पत्र आया हुमायूं के पास राखी के साथ कि आप मेरी मदद करो, उसी समय बहादुर शाह ने हुमायूं के पास पत्र भेज दिया कि आप उसकी मदद नहीं करेंगे, हमें उस पर विजय प्राप्त करने दीजिए, क्योंकि मैं इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने जा रहा हूं। तो इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं ने कर्णवती की मदद नहीं की थी। बस ऐसा कहा जाता है, कई जगहों पर आपको मिलेगा कि हुमायूं ने कर्णवती की मदद की, उसके बाद ये युद्ध होता है। लेकिन सच्चाई यह है, किताबों में देखिए जो लिखा है वही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, उसमें लिखा गया है कि ये बहादुर शाह जाता है, कर्णवती को पराजित कर देता है, उसके बाद जब वह वापस आता है तो हुमायूं से ही उसका युद्ध हो जाता है। उस युद्ध को नाम दिया गया मंदसौर का युद्ध, 1535 में लड़ा गया। देखिए जो चीजें मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मेंस में लिखने के लिए आप लोगों को इससे अच्छा कंटेंट कहीं मिलेगा नहीं। ठीक, 1535 में इसका किससे? बहादुर शाह से युद्ध होता है। कहां? मंदसौर में। तो उसमें यह बहादुर शाह को पराजित कर देता है, मालवा तथा गुजरात पर अधिकार कर लेता है। उसी समय इसे दो इंपॉर्टेंट फोर्ट मिलते हैं, अर्थात किला मांडू और चंपानेर का किला यह जीत कर अपने भाइयों को भेंट स्वरूप देता है। कौन? बाबर, ठीक, सॉरी हुमायूं। लेकिन ये जो गुजरात वगैरह पर इसने अधिकार किया वह केवल 1 वर्ष तक ही इसके नियंत्रण में रहा, फिर से यह स्वतंत्र हो जाता है। कैसे? जो बहादुर शाह था वह पुर्तगालियों से क्या करता है? मदद लेकर फिर से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। ठीक, फिर से देखिए जो इसने गलती की थी वही दोहरा रहा है। चुनारगढ़ का घेराव करके इसने क्या किया था? शेर खान से संधि कर ली थी। लेकिन जब इसे गलती का एहसास हुआ, शेर खान भी युद्ध के लिए खड़ा हो गया, तो इसने चुनारगढ़ पर विजय प्राप्त की। चुनारगढ़ पर 1538 में इसने फिर से अटैक किया, चुनारगढ़ किले पर इसने अधिकार कर लिया। अब देखिए यहां से इसका जो इतिहास है बदलने वाला है। कैसे? जब यह चुनारगढ़ के किले पर अटैक करता है तो यह उम्मीद लगाया था कि शेर खान हमें वहां मिल जाएगा, हम उसे पराजित करके अपनी सत्ता स्थापित कर देंगे। लेकिन शेर खान वहां चला लिया अपनी दिमाग। उसने क्या किया कि किला छोड़कर वहां बाहर निकल गया और बिहार चला गया। बिहार में कर्मनासा नदी और गंगा नदी के बीच में बैठ गया वहां इससे युद्ध करने के लिए। अब देखिए कैसे इतिहास बदलेगा, ध्यान से देखिएगा। शेर खान इससे युद्ध नहीं करता है, भाग जाता है। उसी समय यह बंगाल पर भी अधिकार कर लेता है। कौन? तो हुमायूं। हुमायूं चुनारगढ़ के किले पर तो अधिकार करता है, लेकिन उसी समय बंगाल का विजय करने चला जाता है, बंगाल को भी यह जीत लेता है। तभी अचानक से इसे खबर मिलती है कि आगरा में जो इसका भाई हिंदाल था उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है।
तो वह इसके स्वतंत्रता को या फिर उसके द्वारा किए गए विद्रोह को मिटाने के लिए वह आगरा के लिए कूच कर देता है। देखिए ध्यान से समझेंगे, गुजरात और बंगाल को वह जीत चुका है, बंगाल से वह कहां जाना चाह रहा है? आगरा। तो जब वह बंगाल से आगरा जाएगा तो रास्ते में उसे बिहार भी पड़ेगा। तो बिहार में चलती है गंगा नदी, बिहार में गंगा नदी का प्रवाह है और गंगा नदी के किनारे दक्षिण साइड में कर्मनासा नदी थी। वहीं पर कौन? तो शेर शाह बैठ के उसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि अब ये उधर से वापस आएगा तो मैं यहीं पर इससे युद्ध लड़ूंगा। तो होता क्या है कि जब हुमायूं कर्मनासा नदी के तट पर पहुंचता है, देखता है कि शेर शाह उधर से अपनी सेना लेकर हमारे इंतजार में बैठा है, तो दोनों सेनाएं रुक जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि कई दिनों तक युद्ध रुका रहता है। शेर शाह बारिश के मौसम का इंतजार करने लगा कि जब बरसात होगी तब मैं अटैक करूंगा। तो जून में बरसात होती है, जून में शेर खां अटैक कर देता है हुमायूं की सेना पर और हुमायूं की सेना को पूरी तरह से परास्त कर देता है। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए घोड़े समेत गंगा नदी में कूद जाता है। उसी समय निजाम नामक एक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई। आगे चलकर उसी निजाम को हुमायूं ने एक दिन का शासक बनाया था जिसने चमड़े का सिक्का चलाया था। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा, इंटरेस्टिंग है। क्या होता है? बंगाल पर भी विजय प्राप्त कर लिया, आगरा में हिंदाल ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसके बाद होता है चौसा का युद्ध, जो स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई। 26 जून 1539 को कर्मनासा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ। शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर दिया। निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई। कैसे? क्योंकि हुमायूं इतना घबरा गया कि मेरी मौत ना हो जाए, शेर खान मुझे मेरी हत्या ना कर दे, इस वजह से वह घोड़े समेत गंगा नदी में कूद गया। तो निजाम नामक भिस्ती ने उसकी जान बचाई और इसी समय शेर खान ने शेर शाह की उपाधि ली। कई बार प्रश्न बना है कि शेर खान ने शेर शाह की उपाधि कब ली थी? तो वह कर्मनासा नदी पर लड़े गए हुमायूं के साथ चौसा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद। ठीक, तो एक तरह से देखें तो यहां पर मुगल वंश का शासक हुमायूं शेर शाह से पराजित हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध होता है। कन्नौज का युद्ध कहिए या फिर बिलग्राम का युद्ध कहिए, एक ही युद्ध है। देखिए चौसा के युद्ध में 26 जून 1539 को शेर खान हुमायूं को पराजित कर देता है, लेकिन कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है तो शेर शाह ने दिल्ली और आगरा पर भी अधिकार कर लिया और हुमायूं पूरी तरह से दिल्ली छोड़कर भाग गया। तो अब 1540 में शेर शाह सूर्य वंश की स्थापना करता है। शेर शाह सूर्य, ठीक, ये भी तो एक अफगान ही था। ठीक है, कौन? शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी 1540 से 1555 तक शासन करता है। क्या क्या कार्य करता है कल के वीडियो में हम लोग समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे हुमायूं का घुमक्कड़ या फिर अस्थायी जीवन। जब यह दिल्ली छोड़कर भागा तो एक तरह से यह पगला गया कि हम जाएं कहां। तो ये कभी इधर कभी उधर भटकता रहा। अंत में इसे आश्रय मिलता है ईरान में। लेकिन उसके पहले एक और काम होता है। 1541 में यह हमीदा बानो से विवाह कर लेता है। हमीदा बानो कौन थी सर? तो जो इसका भाई हिंदाल था, हिंदाल के एक आध्यात्मिक गुरु थे, उन्हीं की पुत्री थी हमीदा बानो और हमीदा बानो से ही यह विवाह करता है। कुछ वर्षों पश्चात अकबर का जन्म होता है, वही अकबर जो आगे चलकर अकबर महान के नाम से जाना गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ईरान के शाह ने हुमायूं की मदद की। क्या होता है कि ईरान का जो शाह था उसने हुमायूं को एक ऑफर दिया कि अगर तुम शिया अपना, जैसे इस्लाम में होता है ना शिया और सुन्नी, तो ईरान के शाह ने इसे ऑफर दिया कि अगर तुम शिया संप्रदाय को अपना लेते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो इसे यह ऑफर भा गया, इसने शिया को अपनाया और काबुल तथा कंधार पर ईरान के शाह के मदद के साथ इसने विजय प्राप्त कर ली। काबुल और कंधार पर उसमें शासन किसका था? तो मैंने आप लोगों को बताया यहां पर कौन था वह? काबुल कंधार पर कामरान, अपने भाई को इसने पराजित किया। देखिए होता क्या है कि यह जब भटकता रहता है तो अपने भाइयों से हेल्प मांगता है, तो वो सब इसे क्या करते हैं? भगा देते हैं। कोई इसकी मदद नहीं करता है। तो सबसे पहले यह कामरान को और कामरान तथा अस्करी को निपटाता है आने के बाद ही। ठीक, उसके बाद क्या होता है? 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। यह युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि काबुल तथा कांधार पर जब यह विजय प्राप्त करता है, कब? काबुल तथा कांधार पर 1955 में मच्छीवाड़ा में जब यह आता है
तो इसे पता चलता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई है, उसके बेटे की भी मृत्यु हो गई है और सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा है दिल्ली में। इसने उसे एक चांस समझा, एक मौका समझा और कूद गया दिल्ली में। इसने क्या किया, सबसे पहले रास्ते में पड़ा कौन, पंजाब। तो मच्छीवाड़ा के युद्ध में 1555 में यह पंजाब पर विजय प्राप्त करता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध सरहिंद का युद्ध, जहां से यह पूरी तरह से सत्ता में वापस आता है। तो 22 जून 1555 ईस्वी को सिकंदर सूर के साथ या फिर सिकंदर सूरी के साथ, यह शेरशाह सूरी का ही वंशज था, इसका युद्ध होता है सरहिंद में। और उसमें अकबर की तरफ से जो सेना प्रमुख था वह बैरम खां था। कई बार पूछा जाता है कि जो सरहिंद का युद्ध हुआ था उसमें अकबर की तरफ से सेना नायक की भूमिका किसने निभाई थी, तो बैरम खान ने निभाई थी। ठीक, युद्ध किससे हुआ था, सिकंदर सूर थे। तो इस तरह से जब सरहिंद का युद्ध हुआ 55 में, तभी यह पूरी तरह से दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और आगे चलकर केवल 1 वर्ष तक यह शासन कर पाता है। और अपने द्वारा ही बनवाए गए दिल्ली के पुराने किले में क्या, दीन पनाह नामक पुस्तकालय से के सीढ़ी से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। और एक चीज और आप लोग ध्यान देंगे कि यह ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था। कौन, हुमायूं। यह क्या करता था, ज्योतिष के हिसाब से हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो पूरे सप्ताह में अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। ऐसा कई बार पूछा गया है कि मुगल बादशाहों में वह कौन सा बादशाह था जो हर सप्ताह में अलग रंग के कपड़े पहनता था, या फिर जो ज्योतिष में विश्वास रखता था, तो वो हुमायूं था। ठीक है, जनवरी 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है दिन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर। ठीक, ज्योतिष में यह विश्वास रखता था। लेन पुल नामक एक इतिहासकार हैं, आप लोग ध्यान देंगे मेंस वाले जो यूपीएससी का मेंस देने वाले हैं, कि लेन पुल नामक इतिहासकार ने इसके बारे में लिखा कि बाबर का जो जीवन था पूरी तरह से हुमायूं का जो जीवन था पूरी तरह से लड़खड़ाता रहा, यह संघर्ष में ही लिप्त रहा, कभी भी सही तरीके से दिल्ली में मुगल वंश के एक प्रतापी शासक के रूप में उभर के नहीं आया और इसी तरह से लड़खड़ाते हुए शासन के साथ दिन पनाह की सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए ही गिर के यह मर जाता है। तो इस तरह से जो वाक्य लोग बोलते हैं इतिहासकार, वो भी आप लोग ध्यान रखें। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आज के वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। और हाँ, साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैथ की भी सीरीज चल रही है, 0 to हीरो सीरीज। ऐसे विद्यार्थी जो मैथ के नाम से ही परेशान हो जाते हैं उनके लिए यह सीरीज स्टार्ट की गई है, एकदम 0 लेवल से। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उसके भी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई करते रहें।